नमस्कार दोस्तों, अभी तक हम लोगों ने 4 प्रश्नोत्तरी कर चुके हैं। आज हमारा 5वां है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि अभी तक जो हुआ था थोड़ा प्रश्न जो कराए गए हैं वो कठिन प्रश्न थे, लेकिन आज हमने प्रवक्ता का प्रश्न उठाया हुआ है। ये प्रश्न जो है आपका बहुत सरल मिलने वाला है, तो आप लोग बहुत इत्मीनान से और अच्छे ढंग से इसका उत्तर दीजिएगा और देखिएगा कि इस सरल से सरल प्रश्न पत्र में आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वहीं से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा कितना स्कोर होता है। साथ में आप लोग भी बताइएगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता हैं। मैथिली शरण गुप्त हैं, निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, केशव दास हैं। तो पंचवटी प्रसंग जो रचना है वो किसकी है? निराला की है। आप लोगों को पता होगा कि एक रचना क्या है? पंचवटी। क्या है? पंचवटी, जो किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। ठीक, तो निराला का क्या है? पंचवटी प्रसंग। इसी तरह से निराला की कुछ और रचनाएं हैं, जैसे इनका है अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अड़िमा, इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। अगर जयशंकर प्रसाद की बात की जाए तो इनका कमायनी, आंसू। केशव दास की बात किया जाए तो इनका है कवि प्रिया, राम चंद्रिका। तो इस तरह से इन सभी की रचनाएं हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, बांधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं। उपेंद्र नाथ अस्क हैं, निराला हैं, जयशंकर प्रसाद हैं, मुक्तिबोध हैं। तो बांधो न नाव इस ठाव के लेखक, इस ठाव के लेखक कौन है आपके? इसके लेखक आपके हैं उपेंद्र नाथ अस्क। इसी तरह से निराला की एक रचना है। इनकी निराला की कविता है, बांधो न नाव इस ठाव बंधु। ठीक, ये किसका है? निराला का। लेकिन जब बंधु शब्द को हटा दिया जाए तो ये किसका हो जाता है? उपेंद्र नाथ अस्क का। जैसा कि जयशंकर प्रसाद के बारे में बात हो रहा था तो इनका है आंसू, ठीक है, झरना। इस तरह से इनको और ढेर सारी रचनाएं हैं। मुक्तिबोध की बात की जाए तो इनका ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, सुजान चरित के रचयिता हैं। घनानंद हैं, बोधा हैं, सुदन हैं, मतीराम हैं। सुजान चरित के रचनाकार हैं आपके सुदन जी। सुजान चरित किसकी रचना है? सुदन की है। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है। यह कथन किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? तो यह जो कथन है यह किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का। साहित्य मनुष्य के अंतर का उच्छलित आनंद है, किसका है? नंदुलारे वाजपेयी का। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महिम भट्ट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है। अनुमानवाद है, तात्पर्यवाद है, लक्षणवाद है, अभिव्यंजनावाद है। तो महिम भट्ट का जो प्रतिपादित सिद्धांत है वह क्या है? अनुमानवाद है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा,
अगला प्रश्न है, चंपू के दो भेद हैं। तो चंपू के दो भेद हैं, कौन कौन से हैं? विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कुलक, विरुद्ध और व्रज्या, विरुद्ध और करम्भक। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर हो जाएगा विरुद्ध और करम्भक। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, समास की अधिकता ओज कहलाती है। ओजस मास भूयस्तव त्वम। यह किसका कथन है? भरत मुनि का है, वामन का है, रुय्यक का है कि दंडी का है? तो यह कथन किसका है? वामन का है। किसका है? वामन का है। फिर इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? कह रहा है काशिका है, ये पतंजलि होना चाहिए यहाँ पे, पतंजलि कृत महाभाष्य की टीका, पतंजलि कृत योग सूत्र की टीका, पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका, भर्त हरि कृत वाक्यपदी की टीका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा पाणिनि कृत अष्टाध्यायी की टीका है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया है? गिरीश रस्तोगी ने किया है, कुसुम चतुर्वेदी ने किया है, शोभना भूटानी या शांति मेहरोत्रा ने? कौन किया हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गिरीश रस्तोगी ने किया हुआ है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, चूलिका किसका भेद है? चूलिका किसका भेद है? पाली का है, प्राकृत का है, अपभ्रंश का है या पारसी का है? तो प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा क्या है? चूलिका किसका भेद है? ये प्राकृत का। किसका भेद है? ये प्राकृत का। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस कृत तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा प्रतीक है, यौन कुंठाओं का प्रतीक है, मानव मन की पार्श्विक प्रवृत्तियों का, अधिकारी वर्ग का, स्वार्थपरता व क्रूरता का, समाज व्यापी संत्रास का। तो मुद्रा राक्षस का जो नाटक है तिलचट्टा, तो तिलचट्टा नाटक में तिलचट्टा किसका प्रतीक है? यौन कुंठाओं का है। किसका प्रतीक है ये? यौन कुंठाओं का है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रंथ में कलचुरी राजवंश के किसी सामंत की 7 नायिकाओं का नख सिख वर्णन है? वर्ण रत्नाकर में है, उक्त व्यक्ति प्रकरण में है या फिर राउलवेल में है, कुवलयमाला कथा में है? तो 7 नायिकाओं का जो वर्णन है किसमें है? राउलवेल में है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है हमारा, संत साहित्य में प्रयुक्त बंक नाली का पर्याय निम्नांकित में से कौन नहीं है? त्रिकुटी, वकनाली, राजदंत, शंखनी। तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर हो जाएगा वक्रनाली। क्या? वक्रनाली, यही नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, रहस्य पुरुष का बिंब मुक्तिबोध की किस कविता में नहीं है? मेरे सहचर मित्र में, अंधेरे में, इस चौड़े ऊंचे टीले पर पुकार, मुझे पुकारती हुई। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा अंधेरे में। मुक्तिबोध के अंधेरे में रहस्य पुरुष का वर्णन नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं।
अगला प्रश्न हमारा है, भ्रमर गुफा के लिए दूसरा उपयुक्त क्या है? उपयुक्त क्या है? ब्रह्मरंध्र है, ब्रह्मरंध्र है या हृदेश है? ये क्या है आपका? हृदेश, हृदेश ये है। नाभि चक्र है, मूलाधार है। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मरंध्र सही है। कौन सा सही है? ब्रह्मरंध्र सही है। आगे देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार और अलंकार्य में अभेद माना है? भामह ने माना है, कुंतक ने माना है, विश्वनाथ ने माना है या रामचंद्र शुक्ल ने माना है? तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर हो जाएगा कौन माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना हुआ है कि मतलब अलंकार और अलंकार में अभेद है। ठीक, कह रहे हैं वो मतलब रसानुकूल अलंकारों का प्रयोग ही काव्य के लिए ग्राह्य समझते हैं। फिर कहते हैं वस्तु का वास्तविक स्वरूप आलंबन विभाव के अंतर्गत आता है। जो अलंकार है उस पर आरोपित वस्तुएं अलंकार की सीमा में आती हैं। ठीक, ये शुक्ला का है। फिर देखते हैं आगे, अगला है हमारा प्रश्न कि कालक्रमानुसार संगति क्रम क्या होगा? ये क्या होगा? कुवलयमाला, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, कीर्तिलता। तो इसका यही सही उत्तर है। सबसे पहले कुवलयमाला है, उसके बाद उक्त व्यक्ति प्रकरण है, फिर राउलवेल है, उसके बाद आपका क्या है? कीर्तिलता है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विदग्धता का मिलता है, अभिव्यंजना का मिलता है, चारुता का मिलता है या चमत्कार का मिलता है? तो इसको आप लोग जानते ही हैं। जैसे छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है तो प्रसाद के काव्य में क्या मिलता है? अभिव्यंजना मिलता है। ठीक, और जैसा कि जयशंकर प्रसाद की कुछ कविताओं की बात की जाए तो इनका जैसे झरना हो गया, आंसू हो गया, फिर कमायनी हो गया। ठीक, और झरना हो गया, आंसू हो गया, कमायनी हो गया। तो इनकी कुछ ये प्रसिद्ध रचनाएं हैं यानी काव्य है। फिर इनको मतलब आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है। अगला प्रश्न हमारा है, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व क्या है? शून्य का पूरक तत्व था। ठीक, वज्र था, अग्नि था, चित्र था या ज्ञान था? तो सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक आपका क्या था? ज्ञान था। ठीक, क्या था? ज्ञान था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, उबटन शब्द का तत्सम रूप है। उबटन का तत्सम रूप क्या होगा? तो उपटन का तत्सम रूप ऊर्ध्वतन होगा, उपलेपन होगा, उपहलेपन होगा या फिर आपका उद्धर्तन होगा। तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? चौथा, उद्धर्तन होगा। ठीक, क्या हो जाएगा इसका? उद्धर्तन। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, धूसर किसका पर्याय है? अश्व का है, मेघ का है, गर्दभ का है या अजा का है? तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर हो जाएगा धूसर का सही अर्थ क्या हो जाएगा आपका? गर्दभ हो जाएगा। अच्छा, गर्दभ के अन्य पर्याय शब्द इसके और क्या होंगे? अन्य पर्याय शब्द क्या हो जाएंगे? अन्य पर्याय शब्द हो जाएंगे गदहा, खर, वैशाखा, नंदन, रासभ, इसके बाद हो जाएगा वेसर, चक्रिवान। क्या हो जाएगा? चक्रिवान। ये किसके हो गए पर्याय?
गदहा के। ठीक, गदहा का क्या हो गया? धूसर, गर्दभ, गदहा, खर, वैशाखा नंदन, राशव, वेशर, चक्री, वान। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, द्वार द्वार भटकना में प्रयुक्त द्विरुक्ति द्वार द्वार है पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में, अतिशयता प्रकट करने के अर्थ में, भेद बताने के अर्थ में, या समग्रता प्रकट करने के अर्थ में। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर हो जाएगा पहला, पारस्परिक संबंध बताने के अर्थ में। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन गलत सुमेलित है? इसमें से हमें ये देखना है कौन सा गलत सुमेलित है। अंगूठे पर मारना, परवाह न करना, सही है। कान काटना यानी मात दे करना, सही है। नज़र करना यानी भेंट करना, यह भी सही है। नज़र पर चढ़ना यानी आँख बचाना, ये गलत है। ठीक, अब यहाँ पे हम देखते हैं, नज़र करना, भेंट करना, यह तो सही है। ये पूछा हुआ है कि कौन सा आपका गलत है। ठीक, तो गलत जोड़े को हम देखते हुए क्या कहेंगे? जैसे नज़र पर चढ़ना का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा संदेह, संदेह हो जाना, या क्या फिर खटकना। क्या चीज़? खटकना, ये चीज़ होना चाहिए, आँख पर चढ़ना नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा चौथा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओझा का उपाध्याय, सही है। कपास का करपद, केला का कदली, पसीना का प्रश्न, यह भी सही है, यह भी सही है, ये गलत है। तो प्रश्न के हिसाब से हमारा कौन सा उत्तर सही हो रहा है? दूसरा सही हो रहा है। ठीक, तो अगर हम इसकी बात करें तो कपास का क्या होता है? इसका क्या होना चाहिए? कपास का तत्सम होता है करपास। क्या होता है? करपास। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीतार्थक युग्म सही सुमेलित है? कह रहा है इसमें प्रश्न संख्या में कौन सा ऐसा विपरीतार्थक शब्द है जो सही सुमेलित है? औद्योगिक अनुद्यत, औरस का जारज, उन्मत्त का विमुख, उच्छ्वास का अनुच्छिष्ट। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर हो जाएगा औरस का जारज, यह सुमेलित नहीं है। फिर आगे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है हमारा, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, लड़ाई झगड़ा करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्या? लड़ाई झगड़ा हो जाना। क्या हो जाएगा? लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, लाल तारा की विधा है। लाल तारा की विधा है। क्या? विधा है। रेखा चित्र है, संस्मरण है, जर्नल है, या यात्रा वृत्त है। तो लाल तारा किस विधा की रचना है? रेखा चित्र है। ठीक, लाल तारा क्या है आपका? रेखा चित्र है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग। हमारा अगला प्रश्न क्या है? बाजे पायलिया के घुंघरू के लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर हैं, कन्हैया लाल ओझा हैं, कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी हैं, सोहन लाल द्विवेदी हैं। तो प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर हो जाएगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। किसका है? कन्हैया लाल प्रभाकर मिश्र का है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा का विस्तृत और ब्यौरेवार वर्णन युवराज की यात्रा शीर्षक से किसने किया है? सत्यदेव परिव्राजक, मौलवी महेश प्रसाद, चंडी प्रसाद सिंह, भगवान दिन दुबे। तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर हो जाएगा चंडी प्रसाद सिंह। कौन किया हुआ है? चंडी प्रसाद सिंह। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को
मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? तो इसमें कौन सा शब्द ऐसा है कि जो कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? राम हैं, रावण हैं, दशरथ हैं या पुत्र हैं? तो इसमें जो सबसे कम योग्यता रखते हैं वो कौन है? राम हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? रीति काल को कला काल किसने कहा है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है, रमाशंकर शुक्ल ने कहा है, मिश्र बंधुओं ने कहा है या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है? तो प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर हो जाएगा रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी में उपन्यास लिखने वाले कौन हैं? निराला हैं, प्रेमचंद हैं, प्रसाद हैं, हरिऔध हैं? तो ठेठ हिंदी में लिखने वाले अपने कौन हैं? हरिऔध हैं। कौन है? हरिऔध हैं। तो अच्छा, इनकी कौन कौन सा उपन्यास है? पहला है इनका ठेठ हिंदी का ठाठ, ठेठ ठेठ हिंदी, ठेठ हिंदी का, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक, जो कितने में आया था? 1899 में। हमारा फिर दूसरा है अधखिला फूल, अधखिला, अधखिला, अधखिला फूल। यह कितने में आया हुआ था? 1907 में आया था। तो ठेठ हिंदी में कौन लिखे हैं? हरिऔध जी ने लिखा है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन श्री कृष्ण भक्ति का संप्रदाय नहीं है? श्री वल्लभ संप्रदाय नहीं है, हरिदासी संप्रदाय नहीं है, तत्सुखी संप्रदाय नहीं है, गौड़ी संप्रदाय नहीं है। तो आपको पता है कि इसमें श्री वल्लभ संप्रदाय कृष्ण से भक्ति से संबंधित है, हरिदासी संप्रदाय कृष्ण भक्ति से, लेकिन तत्सुखी संप्रदाय वो जो है वो किससे है? राम भक्ति, राम भक्ति, राम भक्ति से संबंधित है। गौड़ी संप्रदाय श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। हमारा अगला प्रश्न क्या है? सतसई काव्य परंपरा को आगे बढ़ाने वालों में कौन हैं? गया प्रसाद शुक्ल स्नेही हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं, वियोगी हरि हैं, अनूप शर्मा हैं। तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर हो जाएगा वियोगी हरि हैं। कौन है? वियोगी हरि हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है? एलियट का मूर्त विधान भारतीय काव्यशास्त्र के किस तत्व से तुलनीय है? साधारणीकरण से है, रीति से है, विभावन व्यापार से है या प्रतिभा से है? तो प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर हो जाएगा साधारणीकरण से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किन दो साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना दी है? हरिऔध और माखनलाल चतुर्वेदी ने, विष्णु प्रभाकर हरिऔध ने, या फिर दिनकर ने बच्चन, या फिर विष्णु प्रभाकर दिनकर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका विष्णु प्रभाकर का है। किसका है? विष्णु प्रभाकर का है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? वाजपेयी के मत के अनुसार बताना है कि हिंदी में कितने कारक हैं। 6 हैं, 7 हैं, 8 हैं या 5 हैं? तो आचार्य किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कितने कारक हैं? 6 कारक हैं। वैसे हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? 8 है। कितनी है? 8 है। ठीक, कारक कितने हैं हिंदी में? 8 है। लेकिन किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार पूछेगा तो 6 हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय लगा है? कृदंत लगा है, तद्धित लगा है, स्त्री लगा है या प्रत्यय नहीं लगा हुआ है? तो प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर हो जाएगा कैसा प्रत्यय है? ये तद्धित प्रत्यय है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, धनुर्बाण में किस तरह का समास है? धनुर्बाण में किस तरह का समास है? तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है या द्वंद्व समास है? तो धनुर्बाण में कैसा समास है? द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में कैसे हो गया ये धनुर्बाण?
ये हो जाएगा आपका धनुष, धनुष और धनुष, धनुष और बाण, धनुष और बाण का द्वंद्व है। तो यहाँ पे कौन सा समास हो गया हमारा? द्वंद्व समास हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का किसने विरोध किया है? आचार्य शुक्ल ने किया है, महादेव वर्मा ने किया है, सुमित्रानंद पंत ने किया है या अज्ञे ने किया है? तो किसने किया हुआ है? महादेवी वर्मा ने किया हुआ है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न क्या है? प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका कौन सी है? प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है तार सप्तक है, तार सप्तक है, प्रतीक है, नए पत्ते हैं या नई कविता है? तो प्रयोगवाद की जो जन्मदात्री पत्रिका मानी जाती है वो कौन है? तार सप्तक। तार सप्तक में कौन कौन सा सप्तक है? पहला सप्ताह हमारा है तार सप्तक, तार सप्तक। फिर हमारा है दूसरा सप्तक, दूसरा सप्तक। फिर हमारा है तीसरा सप्तक, तीसरा सप्तक। फिर इसके बाद है हमारा चौथा सप्तक। कौन सा है? चौथा सप्तक। ठीक। और इन सभी में कितने कितने कवि हैं? 7 कवि हैं। कितने कितने हैं? 7 कवि हैं सातों में, चारों में। तो ये प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका आपकी तार सप्तक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं शरीयत, तरीकत, मारिकत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। तो इसका सही संगति हमें बताना है। तो अब इसको देखते हैं, हमारा सही संगत कौन सा होगा। तो सही संगत हमारा कौन सा होना चाहिए? देखते हैं इसको हम लोग कैसे होता है। ये है हमारा, जैसे मान लीजिए हमारा शरीकत तर्क आचरण होगा, उपासना होगा, सिद्धावस्था होगा या सत्यबोध होगा। तो इनमें से आपको क्रम से लगाना है, क्योंकि जो भारतीय है उसी के हिसाब से हम लगाएंगे। ठीक है। तो जैसे हमारा इसमें है क्या? शरीयत। शरीयत का क्या हो जाएगा हमारा? आचरण। क्या हो जाएगा? आचरण। फिर दूसरा है क्या? तरीकत। क्या है? तरीकत। इसका क्या हो जाएगा? उपासना। क्या हो जाएगा? उपासना। फिर इसके बाद हम देखेंगे अगला क्या है हमारा? अगला है हमारा मारिकत। मारिकत। मारिकत का क्या हो जाएगा? सत्यबोध। क्या हो जाएगा? सत्यबोध। इसके बाद हमारा क्या है लास्ट में? हकीकत। क्या है? हकीकत। इसका क्या हो जाएगा हमारा? सिद्धा अवस्था। क्या हो जाएगा? सिद्धा अवस्था। क्या हो जाएगा? सिद्धा अवस्था। तो आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धा अवस्था। तो प्रश्न संख्या जो 42 है इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भाषा संवर्धनी सभा के संस्थापक थे? राम प्रसाद निरंजनी है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, बाबू तोताराम है, सदा सुखलाल हैं। तो प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर हो जाएगा बाबू तोताराम। कौन है? बाबू तोताराम है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किसने किया है? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वासड़े, डॉक्टर जगदीश गुप्त। तो प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर हो जाएगा कौन किए हैं? डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने किया है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि बालकृष्ण शर्मा नवीन, बालकृष्ण शर्मा नवीन का सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य संग्रह है, पहला कौन सा इनका है? क्वशी है, रश्मि रेखा है, उर्मिला है या कुमकुम है? कौन है? कुमकुम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा सर्वप्रथम प्रकाशित काव्य है कुमकुम। कौन सा है इनका? कुमकुम है। इसी तरह से इनके कुछ और रचनाएं हैं,
जैसे हो गया इनका अपलक, क्या अपलक, इसके बाद है रश्मि, रश्मि, फिर मतलब रश्मि रेखा, फिर है क्वाशी, क्वाशी है, ठीक। और इसके बाद इन्होंने कुछ पत्रिकाओं में भी काम किया है, जैसे इनकी पत्रिकाओं में, जिन पत्रिकाओं में इन्होंने काम किया है उन पत्रिकाओं का नाम क्या है? इन पत्रिकाओं का नाम है प्रभा और प्रताप, प्रभा और प्रताप। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी E.F.E.K या पादरी एडसिन ग्रिप्स, गार्सद तासी, जॉर्ज ग्रियर्सन। तो प्रश्न संख्या 46 का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, पादरी एडसिन ग्रिप्स महोदय हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? फूलों का गुच्छा, प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी। तो प्रश्न संख्या 47 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा फूलों का गुच्छा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? काव्य संप्रदायों का हमें विकास क्रम बताना है, उनके आते हुए क्रम में बताना है, ठीक है। अगर हम रस की बात करें, किसकी रस की बात किया जाए तो इसके भरत मुनि है, और भरत मुनि ने इसका कब किया था? प्रथम सदी में। किसमें किए हुए थे? प्रथम सदी, ईस्वी के प्रथम सदी में। फिर हम दूसरा बात करते हैं किसका? अलंकार का। अलंकार कब हुआ है? अलंकार का भामह ने किया हुआ है। किसमें किए हुए हैं? 6वीं सदी में। किसमें किए हुए हैं भामह? 6वीं में, ठीक। इसको भरत मुनि ने किया हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। इसके बाद हमारा है रीति। क्या है? रीति। रीति कब हुआ है? रीत का 9वीं सदी में। कब हुआ है? 9वीं सदी में। 9वीं सदी में। इसको किसने किया हुआ है? तो इसको किए हुए हैं वामन, ठीक। रीत के बाद हमारा आता है वक्रोक्ति। कौन है? वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का कौन किया हुआ है? वक्रोक्ति के कुंतक जी किए हुए हैं, ठीक है। वक्रोक्त संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? कुंतक जी हैं। इसके बाद हमारा आता है ध्वनि संप्रदाय। इसके बाद क्या आता है? ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि संप्रदाय के कौन है? तो आनंद वर्धन है। कौन है? आनंद वर्धन है, ठीक। इसके बाद हमारा आता है औचित्य संप्रदाय। लास्ट में कौन आता है? औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के कौन है? क्षेमेंद्र हैं। कौन है? क्षेमेंद्र। किसका ये कब करते हैं? 11वीं शताब्दी में। कब करते हैं? 11वीं शताब्दी में। तो इस हिसाब से हमारा होगा रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, इसके बाद वक्रोक्ति संप्रदाय, फिर है ध्वनि संप्रदाय, और लास्ट में हमारा आ जाएगा औचित्य संप्रदाय। इस हिसाब से हमारा कौन सा क्रम सही हो रहा है? दूसरा सही हो रहा है। रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है वेपथु कैसा अनुभव है? आंगिक है, वाचिक है, सात्विक है या बौद्धिक है? तो वेपथु कैसा है आपका? आपको पता है वेपथु क्या होना चाहिए आपका? सात्विक भाग होना चाहिए। किसका है? वेपथु। वेपथु का मतलब जानते हैं? वेपथु का मतलब होता है क्या? कंपन, कपकपी, जिसको हम कपकपी कहते हैं या कंपन कहते हैं, वह हमारा क्या है? सात्विक अनुभव है। कैसा है? सात्विक अनुभव। फिर आगे हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? एकार्थकता है, अनेकार्थकता है, सार्वर्थकता है, ठीक। उसके बाद है अर्थ निरपेक्षता है। तो उत्तर आधुनिक चिंतन की जो एक निष्पत्ति है वह हमारी क्या है? अर्थ निरपेक्षता है।
तो इसी तरह से हमारा आज का ये रहा 50 प्रश्न। ठीक, तो कहने का मतलब ये है, इन 50 प्रश्नों के साथ यहीं पे हम समाप्त करते हैं। धीरे धीरे हम प्रश्नों की संख्या बढ़ाते रहेंगे, कराते रहेंगे, और इसके बाद जो है आपका ये प्रश्न पत्र जैसे ही समाप्त होते हैं, इसके बाद आपका यूजीसी नेट और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की पढ़ाई कराई जाएगी। तो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में जो सिलेबस दिया हुआ है वो हूबहू दिया हुआ है किसका? यूजीसी नेट का। तो हम यूजीसी नेट के अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उन सारे पेपरों को क्या करेंगे? सॉल्व कर डालेंगे, और जब उन पेपरों को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर उसी के साथ तैयार हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए प्रश्नोत्तरी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।